आप देख रहे हैं नोटबंदी के 50 दिन 50 कहानी। अब कहानी तो यह है कि 50 दिन बाद नोटबंदी को लेकर बहस ही दूसरी छिड़ती हुई दिख रही है। संसद में बहस तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन राजनीति का जोर 50 दिन बाद बढ़ता ही दिख रहा है। फैसले पर विपक्ष के सवाल तो पहले से ही थे, मगर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर नया होता दिख रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नोटबंदी से हासिल क्या हुआ। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के लोग ऐसा और कोई एक फैसला और कर दें। इनकी नीयत खराब है। नोटबंदी को लेकर 50 दिन बाद सियासत का भी अपना अलग रंग दिखा और कहानी भी। इसमें तेवर सरकार के भी अपने हैं और विपक्ष के भी। हालांकि नोटबंदी के शुरुआती दिनों में विपक्ष का विरोध बिखरा हुआ ही रहा, मगर 50वें दिन से पहले तक निशाने आर या पार के होने लगे। फैसला लेने से पहले इनको पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। विदाउट एनी प्लानिंग जस्ट मोहम्मद बिन तुगलक का माफी चेंज कर दिया। आज राजधानी इधर से उधर चलो। नोटबंदी पर सरकार की घेराबंदी के बीच सबसे दिलचस्प टक्कर प्रधानमंत्री और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सामने आई। शुरुआती दिनों में राहुल गांधी का आरोप नोटबंदी के बहाने आम लोगों की परेशानी और फिर बड़े कॉरपोरेट घरानों को मदद करने जैसे रहे। लेकिन नोटों की बढ़ती किल्लत के साथ पीएम मोदी के खिलाफ निजी भ्रष्टाचार के आरोपों तक संगीन हो गए। प्रधानमंत्री पूरे देश में भाषण दे रहे हैं, मगर लोकसभा में आने से डरते हैं। हाउस में है, मगर लोकसभा में बैठने को तैयार नहीं। Basically, you are saying you are going to prove in the parliament. 100%. If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to come. नोटबंदी के 50 दिनों में भूकंप वाला बयान सबसे चर्चित भी रहा। राहुल गांधी के मुताबिक ये बयान वो संसद में ही देना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया। सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। भूकंप वाले बयान का खुलासा संसद के बाहर किया। एक डायरी के हवाले से नरेंद्र मोदी पर कुछ कॉरपोरेट घरानों से लेन देन के आरोप लगाए, लेकिन ये आरोप बीजेपी के मुखर विरोध के बीच कहीं गुम हो गए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी राहुल के इन आरोपों पर चुटकी ली। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं, क्योंकि देश की जनता समझ गई। सरकार कहती है हम चर्चा चाहते हैं, सरकार कहती है प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार है, सरकार कहती है प्रधानमंत्री आकर के कहने को तैयार है, लेकिन उनको मालूम है उनका झूठ टिक नहीं पाता है और इसलिए वो चर्चा से भागते रहे हैं। और इसलिए लोकसभा में मुझे नहीं बोलने दिया जाता, मैंने जनसभा में बोलने का रास्ता चुन लिया। पीएम मोदी संसद में नहीं मिले, लेकिन एक मौका ऐसा भी आया जब जनता की सभा में भावुक हो गए। मेरे किसी को तकलीफ होती। गोवा की सभा में मोदी भावुक हो गए, मगर नोटबंदी पर विरोधियों को उनका ये पहला करारा जवाब था। जापान की यात्रा से लौटने के बाद पहली ही रैली में साफ कर दिया कि इरादा मजबूत है, नोटबंदी पर कदम पीछे नहीं हटाने वाले। भाइयों बहनों, ये 70 साल की बीमारी है और मुझे 17 महीने में मिटानी है। नोटबंदी के ऐलान की तरह विपक्ष के विरोध के खिलाफ भी मोर्चा खुद पीएम मोदी ने संभाला। 50 दिनों में हर सभा, हर बैठक और रैली में पीएम ने सरकार का बचाव भी किया और विरोधियों पर प्रहार भी। और आज रोज पकड़े जा रहे हैं, नहीं पकड़े जा रहे हैं। नोटों के ढेर, सोने के ढेर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सबका पसीना छूट रहा है। नोटबंदी को लेकर पीएम के तेवर कई बार चुनावी घमासान वाले दिखाए, तो कई बार तंज भी कसते नजर आए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे?
अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। नोटबंदी के 50 दिनों में भूकंप और फकीरी जैसी बयानों के बीच एक कहानी ये भी खूब चली। बैंक से पैसे निकालने की कतार में खुद प्रधानमंत्री मोदी की मां नजर आई। 90 पार की उम्र में हीराबा को पैसे के लिए कतार में खड़े होने की नौबत क्यों आई? विपक्ष ने ये सवाल उठाए। पैसे निकालने की एक कतार में कुछ दिन बाद हालांकि राहुल गांधी भी खड़े नजर आए। बिल्कुल बिना प्लानिंग की नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया है। और जो सच्चे ब्लैक मनी के लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो तो यहाँ पे लाइन में कोई नहीं दिखाई दे रहा। ये दिल्ली की एक बैंक की तस्वीर है जहां कतार में खड़े होने राहुल गांधी पहुंचे। इरादा तो मोदी सरकार को घेरने की, लोगों को कतार में कितनी मुश्किल हो रही है ये जताने, लेकिन आम लोगों की कतार और अपने बयान को लेकर राहुल गांधी खुद ही सवालों के घेरे में आ गए। ये जो 500,000 रुपए का नोट बंद किया गया, मैं तो हिमायती हूं। पूरे विपक्ष में सिर्फ नीतीश कुमार ही ऐसे रहे जिन्होंने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया। ये बयान नीतीश कुमार ने नोटबंदी के शुरुआती दिनों में दिया था, मगर कुछ ही दिन में सियासत बदलने लगी। कयास ये भी लगाए जाने लगा कि नोटबंदी के बहाने कहीं नीतीश कुमार फिर से एनडीए के हिस्सा बनने वाले तो नहीं। हालांकि नीतीश कुमार और जेडीयू के दूसरे नेता कहते हैं नोटबंदी पर अपना अगला रुख 50 दिन बाद इसका असर और लोगों की मुश्किल दूर करने के लिए सरकार का रुख देखकर तय करेंगे। 50 दिन की नोटबंदी के दौरान एक रंग इस पर मजहब का भी चढ़ा। इसकी कमान संभाली अज़दुद्दीन ओवैसी ने। सरकार पर आरोप यह लगाया कि मुस्लिम आबादी वाले इलाकों के एटीएम जानबूझकर खाली रखे जा रहे हैं। नोटबंदी को लेकर सियासत के बीच कुछ फैसले भी रहे जिसे सरकार ने बार बार बदले। तरकीब तो ये थी कि लोगों की मुश्किल कम हो, लेकिन कतार अब भी उतनी कम होती नहीं दिख रही। तो 50 दिन के बाद क्या लाइनें कम होती जाएंगी? लोगों को पहले की तरह अपनी जरूरत के अनुसार पैसे निकालने की इजाजत मिल पाएगी? कैश की कमी खत्म होने में आखिर कितना वक्त लगेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। इन सवालों के साथ विपक्ष नोटबंदी को पूरी तरह से नाकाम करार दे रहा है, प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार के इरादे सख्त हैं। 50 दिनों में ये सख्ती कई सारे फैसलों के साथ दिखी है। भाइयों बहनों, देश को काले धन ने भी बर्बाद किया है, देश को काले मन ने भी बर्बाद कर दिया है। काला मन भी जाना चाहिए, काला धन भी जाना चाहिए। नोटबंदी के विरोधियों को काले मन की संज्ञा देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ये भी जता गए कि 30 दिसंबर के बाद देश दोनों से मुक्त हो जाएगा। किसने कितने रुपए जमा किए और कितने निकाले, इसका हिसाब किताब तो पहले से ही जारी। 30 दिसंबर के बाद इसके हिसाब से कार्रवाई भी तय होगी। फर्जी बैंक खातों के साथ नजर होगी जनधन खातों पर, जिसमें अब तक 74,000 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा हो गए थे। ये वो खाते हैं जिनमें से ज्यादातर 8 नवंबर से पहले जीरो बैलेंस वाले थे, लेकिन इसके बाद से इसमें जमा रकम आश्चर्यजनक तरीके से बढ़नी शुरू हुई। दरअसल नोटबंदी के दौरान बैंकों में पैसे जमा कराने की सीमा तय की थी सरकार ने। आप अपने खाते में पुराने नोट 2.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं। तब ये भी कहा गया था कि जिन खातों में इससे ज्यादा की रकम जमा पाई जाएगी उनसे पूछताछ होगी। इससे पुराने नोट जमा करने वालों की कतार तो नोटबंदी के पहले महीने के बाद कम होती गई, लेकिन फर्जी और बेनामी खातों में पैसे जमा कराने के मामले बढ़ते चले गए। कई खबरें ऐसी भी आई जिसमें लाखों करोड़ों के नोट लोगों ने जला दिए या फिर नदी में बहा दिए। हालांकि सरकार ने पुराने नोटों के चलन को लेकर नियम भी बार बार बदले। सरकारी अस्पतालों से लेकर टोल प्लाजा, दवा की दुकानों और ट्रेन हवाई टिकटों के लिए पुराने नोटों के इस्तेमाल की छूट दी गई। इसके अलावा स्कूल कॉलेज की फीस, बिजली, पानी बिल और बकाया टैक्स के भुगतान में भी 1500 के नोटों को छूट दी गई, लेकिन इससे लेकर तारीखें और शर्तें बदलती रही। इसे लेकर सरकार को विरोध का भी सामना करना पड़ा।
आखिर जब पहले से तय तारीख 30 दिसंबर थी तो बीच में नियम बदलने का क्या मतलब? 8 नवंबर को ऐलान हुआ कि आप अधिकतम 4,000 रुपए के पुराने नोट बदलवाकर नए नोट ले सकते हैं। इसकी समीक्षा 15 दिन बाद होनी थी, लेकिन 13 नवंबर को सरकार ने इसका दायरा बढ़ाकर 4500 रुपए कर दिया। 14 नवंबर को कोऑपरेटिव बैंकों ने नोट एक्सचेंज से मना किया तो 17 नवंबर को नोट बदलने की सीमा 2000 कर दी। 24 नवंबर को बैंकों ने समीक्षा के नाम पर नोट बदलना बंद कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराने नोट जमा कराने की कोई सीमा नहीं है। 5 दिन बाद 13 नवंबर को फरमान आया कि 50,000 या उससे ज्यादा की रकम जमा करने पर पैन कार्ड की जरूरत होगी। 2 दिन बाद सरकार ने जन धन योजना में पैसा जमा कराने की सीमा 50,000 रुपए कर दी। साथ ही ये भी कि अगर जन धन योजना में 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच 2.5 लाख से ज्यादा रकम जमा होती है तो पैन की जरूरत होगी। लेकिन 19 दिसंबर को फरमान आया कि 5,000 से ज्यादा रकम सिर्फ एक बार जमा किया जा सकता है। 17 नवंबर को रिजर्व बैंक नया नियम लेकर आया कि शादी के लिए कोई परिवार 2.5 लाख रुपए निकाल सकता है। 21 नवंबर को नया फरमान आया कि 30 दिसंबर से पहले शादी होगी तभी ये पैसा मिलेगा। ये पैसा दुल्हा दुल्हन या उनके माता पिता में ही किसी को मिलेगा। इसके लिए शादी का सबूत और उन लोगों की सूची सौंपनी होगी जिन्हें आपको पैसे देने हैं। शादियों के सीजन में सरकार ने ये राहत पारंपरिक आयोजन की मुश्किलों को देखते हुए दी थी। शर्त थी आप शादी के दस्तावेज पेश करें। बैंक आपको 2.5 लाख रुपए नकद निकासी की छूट देगा। लेकिन कई खबरें ऐसी भी आई जिसमें लोगों को ये साबित करना मुश्किल हो गया कि उनके घर शादी असल में हो रही है। बैंकों में पूछताछ और कागजातों की शर्तों को लेकर काफी अफरा तफरी रही। इसके बाद 19 दिसंबर को सरकार ने एक फैसला ऐसा किया जिसे लेकर वो खुद ही फंस गई। सरकार ने कहा बार बार पुराने नोट जमा कराने वालों से पूछताछ की जाएगी। इस पर विरोध इतना हुआ कि 2 दिन बाद ही सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। आप देख रहे हैं नोटबंदी के 50 दिन 50 कहानी। 30 दिसंबर का दिन इस साल बैंक्स का आखिरी वर्किंग डे है और इसके साथ ही नोटबंदी का पहला चरण पूरा होता है। इसके बाद पुराने नोट बदलने की मोहलत वैसे तो मार्च 2017 तक है, लेकिन इसकी शर्तें अलग और ठिकाना सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। लेकिन इन 50 दिनों में सरकार ने क्या खोया, क्या पाया और अब आगे क्या? हौसले बुलंद होने का दावा तो राजनीति में आम बात है, जब तक चोरी पकड़ी न जाए। ऐसा ही एक चेहरा है एनसीपी का। ब्लैक टू व्हाइट के खेल में पार्टी के दिल्ली प्रदेश के महासचिव रवि कुमार और अध्यक्ष कंवर प्रताप सिंह का चेहरा भी बेनकाब हुआ। दोनों नेता हमारी अंडर कवर रिपोर्टर को काला धन सफेद करने का पूरा तरीका समझाते कैमरे में कैद हुए। कमीशन लेकर काले धन को व्हाइट करने का काला खेल सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है। आज तक के खुलासे में एक कहानी धर्म के नाम काले खेल की भी सामने आई। तो क्या इसी काले खेल की वजह से बैंकों में उम्मीद से ज्यादा पुराने नोट जमा हुए? सरकार को तो उम्मीद थी कि नोटबंदी के बाद से 3 से 4 लाख करोड़ रुपए के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस नहीं आएंगे। ये सरकार का शुद्ध मुनाफा होगा। इससे लोक कल्याणकारी काम किए जाएंगे। लेकिन यहाँ तो पुराने 1000 और 500 के 90% से ज्यादा नोट 50 दिनों में ही बैंकों में जमा हो गए। तो फिर काला धन कहाँ गया? तो नोटबंदी के 50 दिनों में देश ने आखिर पाया क्या? लंबी लंबी कतारें, अपनी ही कमाई के लिए दिन दिन भर इंतजार करते लोग और इस चक्कर में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। 5 का नोट नहीं ले रहे थे तो फिर उसके बाद नंबर लगा तब तक दवा नहीं मिला था तो मेरे बच्चा एक्सपायर हो गया। कहानियां ऐसी भी कई सामने आई। लाइन में खड़े खड़े कई बुजुर्गों ने दम तोड़ दिया तो कईयों ने खुदकुशी कर ली। ये वो लोग थे जिनका काला धन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, बस अपनी कमाई को लेकर ना उम्मीदी में दम तोड़ गए। इस ना उम्मीदी में कई कहानियां और भी विचलित कर देने वाली आईं। नोटबंदी के शुरुआती दिनों तक तो हालात फिर भी काबू में थे, लेकिन पहले पगारी तारीख के आते ही अफरा तफरी चरम पर पहुंच गई। लंबी लंबी कतारों के बीच मारपीट, पुलिस लाठीचार्ज और नो कैश के साइन बोर्ड के साथ लोगों का आक्रोश भी चरम पर पहुंच गया। आक्रोश के बीच 50 दिनों में कई घटनाएं एटीएम और कैश वैन लूट की भी आईं। हालांकि लूट की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन नोटबंदी के दौरान इन घटनाओं ने संकेत बेहद खतरनाक दिए। तो नोटबंदी के 50 दिन बीतने के बाद अब क्या? सबकी नजर टिकी है सरकार के नए ऐलान पर। पीएम ने तो इसके अभी संकेत दिए हैं।
नोटबंदी के बाद सरकार की नजर बेनामी संपत्तियों पर है, लेकिन नोटों का ही हिसाब किताब अभी पूरा नहीं हुआ। इस बीच 50वें दिन जो ऐलान हुआ उसके मुताबिक 1000 और 500 के पुराने नोट रखना 31 मार्च 2017 के बाद अपराध होगा। अगर आपके पास पुराने नोट की संख्या 10 से ज्यादा है तो 4 साल की जेल के साथ जुर्माना भी हो सकता है। इससे लेन देन तो खैर संगीन अपराध है ही। इस नियम पर कैबिनेट की मुहर 50वें दिन ही लग गई। नोटबंदी के 50 दिनों की कहानी में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।